हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लेट्स लर्न केमिस्ट्री में। आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूं जेईई मेंस एग्जामिनेशन 2023 की और साथ में उसकी प्रिपरेशन की। तो एनटीए की तरफ से कोई अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जेईई मेंस एग्जामिनेशन डेट का अभी नहीं आया है, बट आप ये मान के चलिए रफली कि आफ्टर 15 जनवरी ये एग्जाम होने की पूरी प्रोबेबिलिटी मींस 15 to 25 जनवरी के आसपास डेट अनाउंस हो सकती है। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे पास में लगभग 2 महीने बचे हुए हैं। तो 2 महीने के अंदर आपने जो भी 2 साल का पढ़ा हुआ है या 1 साल का पढ़ा हुआ है उसको हम फिर से किस तरह से ब्रीफ करें, समराइज करें। हो सकता है कई बच्चों ने पूरा अच्छे से कर रखा हो, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे हैं जो इतना सारा पढ़ लेते हैं लेकिन बाद में ये होता है, प्रॉब्लम होती है कि इतना सारा हमें याद नहीं रह पा रहा है। तो आप परेशान ना होए, आपको मैं केमिस्ट्री की एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि केमिस्ट्री के अंदर आपको कितना पढ़ के जाना है, और मैं डैम श्योर कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से आपको फिजिक्स और मैथ्स में भी देखना है। तो केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या बच्चों चैप्टर कवर करने हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर मैंने लगभग 11 चैप्टर हैं, 11 चैप्टर बना रखे हैं। फिजिकल में 5, ऑर्गेनिक में 3 और इनऑर्गेनिक में 3 चैप्टर। टोटल 11 चैप्टर आपको कवर करने हैं और इनके अंदर भी आपको बहुत डिटेल में एक एक चीज नहीं पढ़नी है। आपको वो पढ़ना है जिन पर आपने प्रैक्टिस साल भर में की होगी, जिन पे क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है। ठीक है, जो चीज आपको पता है उनको पढ़ना है। आपने क्वेश्चन भी कर रखे होंगे बच्चों सब कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक से। ठीक है, तो आप राइट नाउ आप इन्हीं 11 चैप्टर को इन्हीं को अच्छे से रिवाइज करें और इन्हीं के अंदर जो जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं आप देख सकते हैं। आपके सामने 11 मैंने चैप्टर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इन्हीं को बार बार जो भी आपने थ्योरी आपकी जो कंसर्न कोचिंग से आपने पढ़ी है उन्हीं थ्योरी को बार बार रिवाइज करें। उनसे रिलेटेड जो आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चन को बनाएं, प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली जेईई मेंस आप आसानी से क्रैक कर लेंगे बच्चों। एक चीज और मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, आपकी अपनी खुद की प्लानिंग होगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं भी इसमें कुछ बताना चाहता हूं कि ये 11 चैप्टर जो आपको दिख रहे हैं इसमें गैसियस स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल के अंदर जो मैंने रखे हैं गैसियस स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक, थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें मैंने येलो कलर से आपने देखा होगा एम्फेसाइज किया हुआ है, अलग कलर में है एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक, मतलब कुछ बात तो इसमें होगी। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और थर्मोडायनेमिक बेसिकली 11th में भी है और 12th में भी है। 12th में एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स के अंदर है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर ये मॉडर्न फिजिक्स के नाम से है फिजिक्स के अंदर, और थर्मोडायनेमिक 11th में है आपका फिजिक्स में। केमिस्ट्री में तो है ही, फिजिक्स में भी है। तो आपके लिए ये फ्रूटफुल काफी होगा कि अगर आपने कहीं एक जगह अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो वो दोनों जगह काम आएगा। और बिलीव मी लास्ट 5 ईयर में अगर आप देखें तो फिजिक्स के अंदर इसमें काफी एम्फेसाइज रहा है, मींस इस पे लास्ट 5 ईयर में काफी वेटेज रहा है, क्वेश्चन काफी फ्रेमिंग हुई है इसके ऊपर। ठीक है, और केमिस्ट्री में तो है ही। अच्छा, केमिस्ट्री में मैं एक चीज और इसमें एडअप कर दूं। केमिस्ट्री में मैं क्या इसके अंदर एडअप करूं कि इसमें थर्मोकेमिस्ट्री, टीसी थर्मोकेमिस्ट्री जो है ये आपको जरूर करनी है केमिस्ट्री के अंदर। इसमें थर्मोडायनेमिक अगर आप फिजिक्स वाले भी पढ़ लेते हैं तो काम चल जाएगा। कुछ आईयूपीएससी कन्वेंशन है कि वर्क डन बाय द सिस्टम अगर केमिस्ट्री में नेगेटिव है तो फिजिक्स में पॉजिटिव होगा। तो कन्वेंशन इतना कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, वो आप लोग अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो अगर आपने फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक कर लिया तो समझ लीजिए आपने केमिस्ट्री में भी कर लिया। हाँ, केमिस्ट्री में एक एंट्रोपी चेंज और फ्री एनर्जी आता है जिसका एक छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो आप कर सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा कि मॉडर्न फिजिक्स 12th के अंदर है, यहाँ 11th के अंदर भी है, तो आप एक जगह कहीं भी कर लीजिए, वो अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। तो आपकी वो 2 चैप्टर जो आप पहले 11th में मतलब केमिस्ट्री में भी पढ़ते थे और फिजिक्स में भी आप पढ़ रहे हैं, मतलब 4 हो गए, तो 4 पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 2 ही पढ़ लीजिए। और मैं तो कहूंगा कि फिजिक्स में आप पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिजिक्स में अंदर थर्मोडायनेमिक अच्छे से दिया है। हाँ, इसमें आपको एंट्रोपी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज फिर से बोलूंगा, वो आपको अलग से पढ़ लेना है। थर्मोकेमिस्ट्री आप बहुत आसान सा चैप्टर है, बिल्कुल हलवा चैप्टर है, आप इसको देखिए आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस बच्चों आप लोगों ने कर रखी होगी। तो गैसियस स्टेट के अंदर भी आपको गैसेस लॉ पढ़ने हैं, ये 2 चीज मैंने आपको बता दी है। गैसियस स्टेट के अंदर बच्चों आपको 2 एक तो आपको पढ़ना है गैसियस लॉ पढ़ना है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, केटीजी आपको जरूर पढ़ना है, केटीजी से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। रियल गैस के अंदर भी आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन और कुछ स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप रियल गैस को बिल्कुल ना छोड़ें। रियल गैस के अंदर अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, तो रियल गैस के अंदर
Z वर्सेस P के काफी ग्राफ आते हैं और उसपे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें बोल्स टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, इन सारी चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप जरूर करेंगे इसके अंदर। ठीक, इसके बाद इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो इक्विलिब्रियम के अंदर बच्चों, इक्विलिब्रियम में एक केमिकल इक्विलिब्रियम है, एक आयनिक इक्विलिब्रियम है। आप अपने जो भी कंसर्न नोट्स हैं उनको आप रिवाइज करें, केमिकल इक्विलिब्रियम को, आयनिक इक्विलिब्रियम को। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आप ली चैटेलियर प्रिंसिपल को बिल्कुल भी ना छोड़ें। उसके अंदर भी कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस बनते हैं, उसको बिल्कुल ना छोड़ें, राइट। इसके अलावा के एक्सप्रेशन आपको इक्विलिब्रियम में लिखना आता है, केपी और केसी का एक्सप्रेशन, उसको बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। इसके अलावा आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी केमिकल इक्विलिब्रियम में है, उसको आप अच्छे से देखें। अब बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की। आयनिक इक्विलिब्रियम में सिर्फ और सिर्फ पीएच कैलकुलेशन है। पीएच कैलकुलेशन, हालांकि कभी कभी रेट्रो उल्टे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, पीएच देकर के आपको कंसंट्रेशन पूछ ली जाती है, बट इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड जरूर देखना है बच्चों, सोल्ट हाइड्रोलाइसिस का पीएच देखना है और बफर सॉल्यूशन का पीएच देखना है। इसके अलावा सोल्ट हाइड्रोलाइसिस आप बिल्कुल छोड़ के ना जाएं, इसके अलावा आपको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मैं जो लिखने वाला हूं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, मतलब केएसपी। ठीक, फिर से मैं बोलूं, आपको पीएच ऑफ सोल्ट हाइड्रोलाइसिस, बफर सॉल्यूशन का पीएच, सोल्युबिलिटी, ये तीनों चीज बिल्कुल नहीं छोड़नी है बच्चों। ये दोनों चीज मैं बता चुका हूं। सरफेस केमिस्ट्री, ये पूरा आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, एनसीईआरटी से पूरा का पूरा कंप्लीट बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। तो ये 5 तो हो गए फिजिकल के अंदर बच्चों। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने 3 चैप्टर रखे हुए हैं। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि सर ने मोल कॉन्सेप्ट नहीं रखा। अरे भैया, 2 सालों में, 1 सालों में मोल कॉन्सेप्ट तो कुछ सीख गए होंगे कि स्टोइचियोमेट्री क्या है, कंसंट्रेशन टर्म क्या है। ठीक है, तो मोल जो है एक रूट है केमिस्ट्री का। अगर आपको मोल ही नहीं आया तो फिर समझ लीजिए कुछ नहीं आया। तो मोल में तो आपको स्टोइचियोमेट्री, कंसंट्रेशन बिल्कुल मजबूत पक्का होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने उसको नहीं रखा है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो आपको अच्छे से आता है। ठीक है, तो वो आपको आना चाहिए, वो जरूरी है। एनीवे, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो पार्ट है, ये जरूर करना है। इसके अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म में आप क्या क्या इन्वॉल्व होगा, मैं यह भी बता दूं आपको। अब आप बोलेंगे सर जीओसी कहां गई, तो भैया फिर से मैं बोलूंगा कि जिस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, या यूं कहूंगा पूरी केमिस्ट्री के लिए मोल की नीड होगी, उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जीओसी की। तो भाई साहब, आप काफी टाइम से जीओसी कई बार पढ़े होंगे, कई बार क्वेश्चन करे होंगे, तो जीओसी तो आपको आना बहुत बहुत जरूरी है और फंडामेंटल है। जीओसी बहुत कोई टफ नहीं है। क्या है उसके अंदर? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, ये अगर आपने अच्छे से कर लिया। इसके अलावा टोटोमेरिज्म, ये अगर आपको अच्छे से आता है तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपकी पकड़ में होगी अच्छे से। आइसोमेरिज्म बहुत इजी सा चैप्टर है, बिल्कुल उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैं उन चीजों को ये नहीं लिख रहा कि स्पेशली वो, मुझे ये पता है कि ये बेसिक्स हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं जो आपको आते हैं। एनीवे, तो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आपको, अब इसके अंदर एक तो एडिशन रिएक्शन है, तो एडिशन रिएक्शन सब आ गई, एडिशन रिएक्शन हो गई बच्चों। इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। और तीसरी रिएक्शन आपकी है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन। साथ में इसके अंदर आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, फिर से सुनेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, ये रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्राइज करता है। रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, ये सारी चीजें करनी है। और अभी तक आपको पता होगा कि किन किन से क्वेश्चन कैसे फ्रेमिंग होती है बच्चों, तो इन पे आपको बिल्कुल फोकस रखना है। इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूं कार्बोनिल कंपाउंड की। तो कार्बोनिल कंपाउंड बहुत सारा तो आप जो है रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर पढ़ लेते हैं, एडिशन रिएक्शन में और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर हम देखें तो एक इसकी जो 2 तरह की रिएक्शन आपको पता है, एक होती है NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और एक इसकी रिएक्शन होती है SNAE और SNTH, SNAE और SNTH, जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कार्बोनिल की और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इनमें इनको आप बहुत अच्छे से देखें।
इसमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर वगैरह और रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव काफी पूछा जाता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनकी आपको अच्छे से देख लेनी है। इसके अलावा जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है आपका नेम रिएक्शन। बच्चों नेम रिएक्शन को आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से कह रहा हूं, नेम रिएक्शन को आपको करके ही जाना है। नेम रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन है मैं आपके सामने अभी लिख देता हूं। नेम रिएक्शन कंप्राइज ऑफ, यहां पे मैं आपके सामने लिखता हूं नेम रिएक्शन। तो पहली नेम रिएक्शन है आपकी केनी-जारो रिएक्शन। इसमें आपको सबसे पहले बच्चों केनी-जारो रिएक्शन किसी भी हालत में नहीं छोड़नी, केनी-जारो। सेकेंड रिएक्शन आपकी हो गई एल्डोल, एल्डोल रिएक्शन। आई थिंक ये मार्कर प्रॉपर नहीं चल रहा है। थर्ड रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है आपकी रिएक्शन, राइट, पर्किन रिएक्शन। ये 4 नेम रिएक्शन आपके सामने है, केनी-जारो, एल्डोल, हेलोफॉर्म, पर्किन। ये सारी रिएक्शन आपको किसी भी हालत में करके जानी है, इनको नहीं छोड़ना है। तो ये है आपकी नेम रिएक्शन। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। इसके अलावा जो बायोमोलिक्यूल है, इस बायोमोलिक्यूल चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड को अच्छे से करना है और एनसीईआरटी से भी करना है, मतलब इसमें एनसीईआरटी से भी आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आपकी बात बनेगी। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्चों। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास 3 चैप्टर है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, केमिकल बॉन्डिंग और ब्लॉक केमिस्ट्री। सबसे अच्छी बात तो ये बताऊं कि अगर आपने ये और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को अच्छे से कर लिया तो थर्ड वाला जो ब्लॉक केमिस्ट्री है वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर ये दोनों चैप्टर जो है इसका लगभग मान के चलिए कि 60% पोर्शन कवर हो जाता है बच्चों। तो 60% जब इसमें कवर हो जाएगा तो 40% के अराउंड आपको ब्लॉक केमिस्ट्री को पढ़ना है। ये कब होगा कवर इसके अंदर 60%? जब आप इनको बहुत डिटेलिंग के साथ में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक, ब्लॉक केमिस्ट्री का रिमेनिंग जो है 40 to 45% पोर्शन फिर आपको पढ़ लेना है। इसके अंदर कुछ सोल्ट एनालिसिस की रिएक्शंस वगैरह आपको मिलेंगी, मेटलर्जी की कुछ रिएक्शंस मिलेंगी। बहुत अच्छे से ब्लॉक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से, फिर से मैं बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे। बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको नहीं छोड़ना है आपको किसी भी हालत में। तो ये जो आपके सामने मैंने 11 चैप्टर बेटा रखे, इन 11 चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सारी चीज मैं ये जानता हूं कि आप लोगों ने प्रिपेयर बढ़िया से कर रखी होगी, साल भर में थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी होगी, क्वेश्चन कर रखे होंगे। लेकिन होता क्या है कि ये टोटल आप अगर देखें तो केमिस्ट्री के अंदर लगभग 40 चैप्टर है। 40 चैप्टर करना बहुत मुश्किल होता है। 11 चैप्टर आपके सामने हैं, तो कंप्राइज कर दिया, हम आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अगर इसको हमने अच्छे से कर लिया। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा मैंने साल भर इतनी मेहनत की, मैंने पूरे 40 चैप्टर पे मेहनत की है, हाँ मुझे लास्ट में ऐसा फील आ रहा है कि मैं सारा नहीं कर पाऊंगा। तो वो बच्चा यही सोचेगा कि भाई मैं तो पूरा का पूरा 40 के हिसाब से ही करूं, सर के हिसाब से क्या करूं, इस पे ज्यादा जोर दे लूंगा, उस पे कम जोर दे लूंगा। ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे आप डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जब इन क्वेश्चंस को करेंगे बच्चों, तो आपको मैं एक बात और बताऊं कि जब इन क्वेश्चन को करेंगे तो आपने सेलेक्ट कर लिया है क्वेश्चन कि मुझे इन्हीं पर क्वेश्चन करने हैं। बाकी और अदर चैप्टर में क्वेश्चन को आपको बाद में देखना है। आपको ये मान के चलना है कि एग्जाम में मुझे इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन करने हैं। तो आपका क्या होगा कि इन क्वेश्चन को करेंगे तो इनमें मिलने वाला आपके लिए टाइम भी जो है डबल से भी ज्यादा हो जाएगा और आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी बढ़ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन कम करने हैं, एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होगी। एक ही क्वेश्चन पे आपको डबल से ज्यादा टाइम मिलने वाला है। डबल से ज्यादा अगर आपको बच्चों आपको टाइम मिलेगा, एक्यूरेसी अच्छी होगी, एरर के चांस में कम होंगे, और आप हो सकता है कि उस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिव्यू कर सके। क्वेश्चन को रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी बहुत छोटी छोटी सी जो माइन्यूट सी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, मेहनत हम साल भर करते हैं और एक बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन जो है उसमें हम गलती कर बैठते हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छा बेनिफिशियल होगा। तो आप स्मार्ट प्लानिंग करें, कंप्राइज करके पढ़ें। हमें सिलेक्शन करना है, हमें एग्जाम को क्रैक करना है, ना कि हमें वहां जाके बताना है कि मैं पूरा सिलेबस करके गया हूं, पूरा का पूरा मैं वहां करूंगा। तो भैया पूरा सिलेबस आप करके भी जाओगे ना, तो वहां पे वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाओगे आप एग्जामिनेशन हॉल में। वहां पे हमें अपना रिफ्लेक्शन देना है कि हम जो पढ़ के गए वो हमने वहां किया है, राइट। तो कम पढ़ेंगे, सिलेक्टेड पढ़ेंगे और अच्छा। और मैं ये नहीं है कि इससे सिलेक्शन नहीं है, अरे भैया आसानी से सिलेक्शन होगा, डोंट वरी। तो चलिए आज की क्लास में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और आगे के लिए बने रहें और कीप वॉचिंग लेट्स लर्न केमिस्ट्री। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।